हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेटिक्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो हमने वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा के एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके साथ साथ हमने कंपैरिजन देखा था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे गेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास जीआईएस से रिलेटेड जो है बस दो ही डेटा हमें पढ़ने, दो ही डेटा होते हैं हमारे पास, रास्टर डेटा होता है और एक वेक्टर डेटा होता है। अब उसको वो जीआईएस कैसे अपने एनालिसिस के लिए या फिर प्रोसेसिंग जिस डेटा की होती है वो कैसे अपने स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे अरेंजमेंट होती है, उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होती है डेटा की, तो उसी को आज हम ब्रीफ में देखेंगे स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। तो जिसके अंदर हम देखेंगे एक तो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे और दूसरा देखेंगे वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू रिकंस्ट्रक्ट स्पेशल डेटा मॉडल इन डिजिटल फॉर्म आर डिफाइंड एज द स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। तो जो भी हमारे पास डेटा होता है तो कंप्यूटर मीन्स सॉफ्टवेयर के लिए जो यूजफुल हो, जिससे कि वो प्रोसेसिंग कर सके, जैसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका कैसे स्ट्रक्चर उसका यूज कर रहा है वो, उसको स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। Many GIS software have specific capabilities for storing and manipulating attributes data in addition to spatial information। अब जैसे कि एट्रीब्यूट्स डेटा होता है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, तो ये दो डेटा हमें मिलते हैं। उन दोनों को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स में ऑलरेडी मीन्स कैपेबिलिटीज होती हैं जो इनको ऐड कर सकता है। वो मीन्स उनको इंटर रिलेट कर सकता है कि उनकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ उसके जो करेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एडिशन कर सकता है। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स में होता है। हाउएवर बेसिक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर इन जीआईएस आर मेनली वेक्टर एंड रास्टर। तो दो ही होते हैं मेनली, हम जो पढ़ेंगे जीआईएस में, वेक्टर डेटा पढ़ेंगे और दूसरा रास्टर डेटा पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं रास्टर डेटा स्ट्रक्चर। रास्टर और ग्रिड डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू द स्टोरेज ऑफ रास्टर डेटा फॉर डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो रास्टर डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको प्रोसेस और एनालिसिस करने के लिए वो कैसे स्टोर कर रहा है, वो जनरली डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। रास्टर डेटा को अगर वो किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है उसको वो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो जनरली रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के तीन टाइप्स होते हैं, सेल बाय सेल एनकोडिंग, RLE रन लेंथ एनकोडिंग एंड क्वार्टरी होता है। तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेल बाय सेल एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट रास्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड इज करेक्टराइज्ड बाय सब डिवाइडिंग ए जियोग्राफिक स्पेस इनटू ग्रिड सेल्स। तो जो भी हमारे पास स्पेस होता है उसको ग्रिड सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच पिक्सल और ग्रिड सेल कंटेन्स अ वैल्यू, और हर एक ग्रिड सेल की जो वैल्यू होती है जो डिजिटल नंबर कहलाती है, मैंने बताया था आपको। A grid matrix and its cell values for a raster are arranged into a file by row and column। तो जो ये ग्रिड की जो सेल वैल्यूज है एक मैट्रिक्स बनाता है जिसको अरेंज करता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में, मीन्स एरे बना लेता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रिड और सेल्स का एरे ही जनरली रास्टर डेटा कहलाता है। फिगर शोज द सेल बाय सेल इनकोडिंग डाटा स्ट्रक्चर। तो डायग्राम में देख लेते हैं कि सेल बाय सेल इनकोडिंग डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें देखो कि आप ये पूरा स्पेस है जिसको कवर कर रहा है डेटा जो है हमारे पास स्पेशल डेटा, उसके अंदर हमारे पास ये जो रो और कॉलम में डिवाइडेड है वो हमारे पास पिक्सल्स, और हर एक पिक्सल्स की कोई ना कोई वैल्यू है, जैसे 0 है या फिर 1 है, और जो 0 1 है वो अलग अलग एट्रीब्यूट शो करती है। फिगर शोज द सेल बाय सेल एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर। डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस मेथड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो बनता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रक्चर का, रास्टर डेटा स्ट्रक्चर का। इन फिगर वैल्यू 1 रिप्रेजेंट्स ग्रे सेल्स, 0 हैज़ नो डेटा। दिस सेल बाय सेल इनकोडिंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन सैटेलाइट इमेजेस। तो ये जो हमारा रास्टर डेटा स्ट्रक्चर है वो जनरली सैटेलाइट इमेजेस के लिए भी यूज होता है, और इसमें जो वैल्यूज थी जीरो जो वैल्यूज है उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, और जो 1 है उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है। तो जनरली डिजिटल नंबर या फिर उनकी सेल वैल्यू से डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है, मीन्स उस पिक्सल के अंदर या फिर उस प्लेस पर कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट इमेजेस कंसिस्ट ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड एंड ईच पिक्सल इन ए सैटेलाइट इमेज हैज़ मोर देन 1 वैल्यू। अब जैसे कि हमारे पास जो सैटेलाइट इमेजेस के लिए हमारे पास ये रास्टर डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है,
और उसके अंदर क्या पिक्सल्स होते हैं। तो पिक्सल्स और मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ के रेंज के बैंड्स होते हैं और इसी की वजह से जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं हर एक पिक्सल की एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। तो सैटेलाइट इमेज के अंदर जो मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड से क्लिक की हुई होती हैं या स्कैन की गई होती हैं वो हमारे पास उनके जो पिक्सल की वैल्यूज होती है वो एक से ज़्यादा होती है। मेनली 3 फॉर्मेट सच एज बैंड सीक्वेंशियल BSQ, बैंड इंटरलीव्ड बाय लाइन्स BIL एंड बैंड इंटरलीव्ड बाय पिक्सल्स BIP आर यूज टू स्टोर डेटा इन ए मल्टी बैंड और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी। तो हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं BSQ, BIP एंड BIL जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी जो सैटेलाइट इमेजरी होती है उनको उनके जो डेटा को फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए। ये 3 टाइप्स होते हैं, या तो BSQ में होता है या फिर BIL में या फिर BIP में। उसके बाद हमारे पास सेकेंड है रन लेंथ एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर। जो सेल बाय सेल इनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर वो तो सिंपल है, जैसे हमने रास्टर डेटा को समझा वैसे ही सेम टू सेम है हमारे पास रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन रन लेंथ एनकोडिंग के अंदर क्या होता है, रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम वाज डेवलप टू हैंडल द प्रॉब्लम डेटा ग्रिड ऑफन कंटेन्स रिडंडेंट और मिसिंग डेटा। जैसे कि हमारे पास कुछ ना कुछ ब्लैक डेटा मिलता था जिसके अंदर कोई डेटा नहीं होता था, तो उसके लिए रन लेंथ एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया। व्हेन द रास्टर डेटा कंटेन्स मोर मिसिंग डेटा द सेल बाय सेल एनकोडिंग मेथड कैन नॉट बी सजेस्टेड। अब हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है या फिर जो अवेलेबल ही नहीं है, उसमें पिक्सल वैल्यू हमारे पास या तो डार्क रहेगी, ब्लैक रहेगी या फिर जीरो रहेगी, मीन्स कोई डेटा नहीं है उसके अंदर। अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा है मीन्स मिसिंग डेटा ज़्यादा है तो हम सेल बाय सेल एनकोडिंग यूज नहीं करेंगे, रन लेंथ एनकोडिंग यूज करेंगे। इन RLE मेथड एडजेसेंट सेल्स अलोंग ए रो विद द सेम वैल्यू आर ट्रीटेड एज ए ग्रुप कॉल्ड ए रन। तो इसमें रन लेंथ एनकोडिंग है। तो इसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं अलोंग ए रो के साइड में देखेंगे with the same value are treated as a group. If a whole row has only one class, it is stored as the class and same attributes as kept without change. तो हमारे पास अगर सेम वैल्यूज हैं, जैसे फिगर में देखेंगे, अब जैसे कि हमारे पास रो 4 है, रो 4 में देखेंगे हम यहाँ से, तो इसमें 1 to 8, 4 to 7, 4 to 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to 8, इसके अंदर 4 to 7, 4 to 7, फिर हमारे पास 7 7, ये हमारे मैंने आपको पिक्सल का कोऑर्डिनेट्स बता दिया था, ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। फिर रो 8 के अंदर है ये जो डेटा है हमारे पास वो सेम टू सेम है। तो इसको क्या हम अभी हमारे पास रन लेंथ है मीन्स हमारे पास सेम डेटा को कैरी कर रहा है, सेम वैल्यू को कैरी करेगा। ये यहाँ ये जितना भी हमने कोऑर्डिनेट्स बता रखे ये सारा का सारा डेटा सेम टू सेम डेटा है। तो हमारे पास इसको क्या रन कहते हैं, मीन्स हमारे पास एक ही सिंगल ग्रुप का है, सेम वैल्यू है तो हमारे पास वो ग्रुप एक ही ग्रुप उसको हम ट्रीट करके चलते हैं, तो उसको हम रन कहते हैं। इफ़ द होल रो हैज़ ओनली वन क्लास इट इज़ स्टोर्ड एज द क्लास एंड सेम एट्रीब्यूट्स आर केप्ट विदाउट चेंज। तो जब सेम वैल्यू रहेगी तो उनका एट्रीब्यूट्स भी सेम रहते हैं, उसको एक ही क्लास में हम रखते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली स्टोरिंग द सेम वैल्यू फॉर ईच सेल द वैल्यू इज स्टोर्ड वंस टुगेदर विद द नंबर ऑफ सेल्स डैट मेक्स द रन। तो जो भी हमारे पास बार बार हर एक पिक्सल की वैल्यू और सेल वैल्यू रखने से बढ़िया है कि हम कोऑर्डिनेट्स के साथ एक बार रन करा के और जो सेम वैल्यूज़ रखती हैं बस उनको काउंट कर लेते हैं। मीन्स इंस्टेड ऑफ रिपीटली स्टोरिंग द सेम वैल्यू फॉर ईच सेल, हर एक सेल के लिए हम सेम वैल्यू को स्टोर करने से बढ़िया क्या समझते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उसको एक ही बार स्टोर करते हैं और नंबर ऑफ़ सेल्स को काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं हमारे पास। फिगर एक्सप्लेन्स द रन लेंथ एनकोडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीगन। In the figure, the starting cell and the end cell of each row denote the length of the group and is generally called a run. तो जैसे कि एग्जांपल है ये हमारे पास पॉलीगन का, तो एक पॉलीगन बना रखा है, उसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा रन किया। मीन्स जितनी भी ये जो वैल्यूज है रो 4 में और जो कोऑर्डिनेट्स के साथ दे रखा है ये सब उस डेटा का क्या सेम डेटा कैरी करती हैं। तो हमारे पास हर एक पिक्सल वैल्यू को स्टोर करने की बजाय हम क्या करते हैं उसको एक साथ रन कराते हैं और सेम वैल्यू और सेम एट्रीब्यूट्स के साथ स्टोर कर देते हैं, तो वो हमारे पास रन हो जाता है, रन लेंथ हो जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, रन लेंथ एनकोडिंग है। तो फिर से देख लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ रिपीटली स्टोरिंग द सेम वैल्यू फॉर ईच सेल द वैल्यू इज स्टोर्ड वंस टुगेदर विद द नंबर ऑफ सेल्स डेट मेक्स द रन।
Figure explains the run length encoding structure of a polygon. In the figure, the starting cell and the end cell of the each row denotes the length of group. तो हमारे पास जैसे रो डिफरेंट रोज है, उसमें लेंथ ऑफ ग्रुप बताया है। जैसे अगर इस एग्जांपल में देखें, रो 4 में हमारे पास ज़्यादा है, तो ये रन लेंथ हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रन लेंथ हुई 8 पिक्सल्स की। इसके अंदर रो 5 के अंदर ये 4 to 7, फिर ये 4 to 7, तो डिफरेंट रोज में डिफरेंट रन लेंथ है, और लेकिन सेम हमारे पास पिक्सल वैल्यू और सेम एट्रीब्यूट्स वो शो करता है। is generally called as run. The run length data compression method is used in many GIS packages and in standard image formats. तो हमारे पास ये जो सेम डेटा कैरी कर रहा है और रन लेंथ है, उसको हम क्या एक के साथ स्टोर कर लेते हैं, ना कि डिफरेंट पिक्सल वैल्यू के साथ, अलग अलग सेल वैल्यू के साथ स्टोर नहीं करते। एक साथ रन लेंथ चलाते हैं, हर एक रो का एक साथ स्टोर कर लेते हैं, तो वो रन लेंथ एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर थर्ड टाइप हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। टू कंप्रेस द डेटा एज वेल एज टू सेव द प्लेस इन ओरिजिनल ग्रिड, क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड। क्वाड्री डेटा के अंदर क्या है, हम जो भी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम रहती है। मीन्स हम इससे क्या स्पेस को बचा सकते हैं। अगर हम क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, तो जो ओरिजिनल ग्रिड के फॉर्म में स्टोर होने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, उससे कम स्पेस चाहिए होता है। तो स्पेस बचाने के लिए हम क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ए क्वाड्री वर्क्स बाय डिवाइडिंग ए ग्रिड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स फॉर द अवेलेबल डेटा। तो ये काम कैसे करता है, 4 ग्रिड में डिवाइड कर देता है। मीन्स ग्रिड को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देता है। द अवेलेबल डेटा क्वाड्रेंट इज अगेन स्प्लिट इनटू 4 हाफ साइज क्वाड्रेंट्स। फिर उसके बाद जो अवेलेबल डेटा होता है क्वाड्रेंट का, पहले तो 4 क्वाड्रेंट में कर दिया, फिर उसको भी हमारे पास 4 हाफ साइज क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देता है। सो ऑन अंटिल द इंडिविजुअल पिक्सल इज रीच्ड। उसके बाद उसको फिर 4 से 4 में डिवाइड करते करते तब तक डिवाइड करता है जब तक कि इंडिविजुअल पिक्सल तक हम पहुंच नहीं जाते। द एट्रीब्यूट डेटा फॉर ऑल द पिक्सल्स ऑफ क्वाड्रेंट रिमेन द सेम इवन इफ इट इज़ डिवाइडेड। तो जो एट्रीब्यूट डेटा रहता है, मीन्स उसके जो करेक्टरिस्टिक रहते हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो तो सेम ही रहेंगे। तो उसको भले कितने में भी डिवाइड कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देख लेते हैं। तो जो क्वाड्री स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो इमेज थी पूरा पिक्सल साइज में, उसके बाद ये सॉरी रास्टर फॉर्मेट में, उसके बाद उसको 4 क्वाड्रेंट में चेंज किया गया, A B C D। फिर उसके बाद उसके भी 4 किए गए, B1 B2 B3 B4। फिर इसके बाद भी ये 4 में किया गया, B41 B42 B43 B44। अगर इसमें करेंगे तो ये B11 B12 B13 B14। तो इस तरीके से जब तक सिंगल पिक्सल नहीं मिल जाती, उसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करते रहते हैं। तो अगर इसको क्वाड्री स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देखा जाए तो पहले पूरा स्ट्रक्चर था, फिर उसको में 4 में डिवाइड किया गया, फिर इसको भी 4 में डिवाइड किया गया, फिर इसको भी 4 में डिवाइड किया गया, इनको भी 4 में डिवाइड करेंगे, मतलब कि सिंगल पिक्सल निकालने के लिए ये भी 4 में डिवाइड होगा, ये भी 4 में। तो ऐसे क्या पूरा डेटा एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इससे क्या स्टोरेज की जो प्रॉब्लम रहती है वो उतनी नहीं रहती है। तो हमारे पास स्टोरेज सेव होता है इससे। तो ये 3 टाइप के हैं, रास्टर डेटा स्ट्रक्चर, सेल बाय सेल, रन लेंथ एनकोडिंग एंड क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर। फिर हम सेकंड स्टार्ट करते हैं वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। ये जनरली है कि जो भी वेक्टर डेटा है उसको हम कैसे स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है। एज यू नो, डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमेना एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन्स इज कॉल्ड वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। वेक्टर डेटा कौन सा होता है, जो डेटा को पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फॉर्म में सेव करता है। वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर आर नाउ वाइडली यूज्ड इन GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी। दिस इज डेटा स्ट्रक्चर हैज एन एडवांटेज इन डिराइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटाइजेशन एंड इज मोर एग्जैक्ट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फीचर्स सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, बाउंड्रीज, लैंड पार्सल एक्सेट्रा। तो ये सब हमने एग्जाम्पल जो भी एडवांटेजेस में देख लिया था वेक्टर का, कि वेक्टर डेटा के एडवांटेज क्या है। क्योंकि हमारे पास एक तो बाउंड्री इसमें, और बाउंड्री एग्जैक्टली शो हो जाती है, उसके बाद जो डेटा होता है थोड़ा एक्यूरेट डेटा होता है। उसके बाद एडमिनिस्टर, बाउंड्रीज, लैंड पार्सल, इन सब के लिए भी ये यूजफुल ज़्यादा होता है। इन अर्ली GIS वेक्टर फाइल्स वर सिंपली लाइन्स एंड वर हैविंग ओनली स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। द वेक्टर फाइल कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लॉन्ग लाइन्स, मैनी शॉर्ट लाइन्स और इवन अ मिक्स ऑफ टू। द फाइल्स आर जनरली रिटन इन अ बाइनरी और ASCII। ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
code which refers to a set of codes used to represent alphanumerical characteristic in कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग। तो वेक्टर फाइल तो जनरली हमें पता ही है, जो लाइन है तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रखती है, कुछ छोटी होती है लाइन्स, कुछ बड़ी लाइन्स होती हैं, लेकिन फाइल जो होती हैं जनरली बाइनरी या फिर एस्की फॉर्म में यूज होती हैं, वो स्टोर होती हैं। एस्की कोड होता है, जो कोड होता है विच रेफर्स टू द सेट ऑफ कोड्स यूज टू रिप्रेजेंट अल्फ़ा न्यूमेरिकल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एस्की कोड यूज होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा। हम अपने फोकस स्टडी कर रहे हैं जिससे कि गेट में अच्छा स्कोर हो सके। देयरफॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम नीड्स टू फॉलो द लाइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फाइल टू एंटर द डेटा इन सिस्टम। दिस अनस्ट्रक्चर्ड वेक्टर डेटा आर कॉल्ड कार्टोग्राफिक स्पेक्ट्री। तो जो भी हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए इन द फाइल टू एंटर द डेटा इन सिस्टम, तो डेटा को एंटर करने के लिए हमारे पास इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कार्टोग्राफी स्पेक्ट्री कहते हैं। वेक्टर डेटा इन स्पेक्ट्री डेटा मॉडल मे नॉट बी यूजेबल बाय जीआईएस। जैसे कि मैंने पढ़ाया था वेक्टर डेटा के अंदर के स्पेक्ट्री डेटा क्या होता है, जिसके अंदर इंटर रिलेशन नहीं रहता है। अब इंटर रिलेशन नहीं रहता है तो उसको एनालिसिस करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको जीआईएस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सिस्टम स्टिल यूज़ द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। To express the spatial relationships more accurately between the features and the concept of topology has evolved. Topology can explain the spatial relationships of adjacent, connectivity and containment between spatial features. तो हमारे पास टोपोलॉजी का हमारे पास कॉन्सेप्ट आया जिससे कि स्पेशियल रिलेशनशिप पता चल सके कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी से समझेंगे। टोपोलॉजी क्या बताती है, हमारे पास स्पेशियल रिलेशनशिप बताती है, जो भी स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब हमारे पास स्पेशल ऑब्जेक्ट्स या स्पेशल फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स क्या, कोई भी अर्थ के ऊपर जैसे प्लांट हो गया, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट से आता है। टोपोलॉजिकल डेटा यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डिजिटाइजिंग एरर्स। ये टोपोलॉजी डेटा किस लिए काम आता है, हमारे पास डिजिटाइजिंग एरर को भी एलिमिनेट करता है। डिजिटाइजेशन हम करते हैं तो उसका जो एरर इन्वॉल्व हो जाता है उसको एलिमिनेट करता है। एग्जाम्पल, टू स्ट्रीम्स डू नॉट कनेक्ट परफेक्टली टू एन इंटरसेक्शन पॉइंट। Therefore, topology is necessary for carrying out some types of spatial analysis such as network and proximity. There are commonly two data structures used in GIS data storage: topological and non-topological data structures. तो टोपोलॉजी का क्या है कि जैसे हम डिजिटाइजेशन करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दो लेक्स हैं या दो स्ट्रीम्स हैं, दो रिवर्स हैं। अब हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मीट करती है, तो जब हम उसको डिजिटाइज करते हैं तो वो एग्जैक्ट पॉइंट पे हम उसको मीट नहीं करा सकते, इंटरसेक्शन पॉइंट पे परफेक्टली मैच नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है, टोपोलॉजी जो मीन्स स्पेशल एनालिसिस होते हैं जैसे नेटवर्क या प्रॉक्सिमिटी, उसकी हेल्प से उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, एक्यूरेट कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है उसके दो टाइप्स होते हैं हमारे पास। जैसे उसके में 3 फॉर्मेट थे रास्टर डेटा के अंदर, इसके अंदर 2 होते हैं, एक टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन टोपोलॉजिकल होता है। सबसे पहले हम टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफन रेफर टू एन इंटेलिजेंट डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज स्पेशल रिलेशनशिप्स बिटवीन जियोग्राफिक फीचर्स आर इजीली डिराइव्ड व्हेन यूजिंग देम। तो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर से क्या है, हमारे पास ईजिली स्पेशल रिलेशनशिप पता चल जाता है, जो भी हमारे पास फीचर्स होते हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स मीन्स जो अवेलेबल है, मैंने आपको बता दिया, वही सेम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बीच का स्पेशल रिलेशनशिप टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर से बहुत इजीली पता चल जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन टोपोलॉजिकल वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट इन अंडरटेकिंग कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। तो जब कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसके एनालिसिस के लिए हम टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर लाइन्स कैन नॉट ओवरलैप विदाउट ए नोड, वेयर एज लाइन्स कैन ओवरलैप विदाउट नोड्स इन ए नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल स्पेक्ट्री। तो हमारे पास जो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो लाइन्स होती हैं वो ओवरलैप नहीं कर सकती, वहाँ पे एक नोड प्रेजेंट रहेगा। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो एक नोड बनेगा, लेकिन जो नॉन टोपोलॉजिकल डेटा है वहाँ पे नोड बनेगा नहीं। मीन्स जैसे हमने स्पेक्ट्री डेटा में देखा था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उनको रिमूव कर दे रहे थे और जो सिर्फ काम के पॉइंट्स थे वो उनको रख ले रहे थे, फिर उसको हमने पॉलीगन में डिफरेंट पार्ट में चेंज कर दिया था। ये आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको स्पेक्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, उससे आपको एक नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर वो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो वहाँ पे
नोड प्रेजेंट रहेगा, जिससे कि इंटर रिलेशनशिप पता चल सके, रिलेशन बता देता है। द आर्क नोड टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर इज नाउ यूज इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम। द आर्क नोड डेटा स्ट्रक्चर, द आर्क इज यूज्ड फॉर द डेटा स्टोरेज एंड इट ऑल्सो वर्क्स व्हेन इट इज़ नीडेड टू रिकंस्ट्रक्ट ए पॉलीगॉन। तो सबसे पहले जो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर है आर्क नोड डेटा स्ट्रक्चर, जिसका मोस्टली यूज होता है। आर्क नोड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो आर्क होता है उसको हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स व्हेन इट इज़ नीडेड टू रिकंस्ट्रक्ट ए पॉलीगन। अगर हमें कोई पॉलीगन को दोबारा बनाना है तो रिकंस्ट्रक्ट करना है तो भी हमारे पास आर्क नोड डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इन फाइल ऑफ आर्क्स पॉइंट डेटा इज स्टोर्ड एंड लिंक्ड टू द आर्क फाइल। तो इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट डेटा को स्टोर करते हैं और उनको लिंक करते हैं आर्क फाइल के साथ। आर्क इज ए लाइन सेगमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर इज गिवन इन फिगर। तो हमने फिगर में अभी देखेंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आर्क नोड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नोड रेफर्स टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो नोड पता ही है कि जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स होते हैं, या फिर नोड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, एंड पॉइंट्स कर रखा है। जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनके एंड पॉइंट्स को नोड कहते हैं। द आर्क हैज इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर आर्क बट ऑल्सो टू द नाइबर्स इन द जियोग्राफिक स्पेस। तो जो इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर के, वो हमारे पास जनरली आर्क जो है वो जो रिलेशन होता है उनके इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। न कि सिर्फ रिलेशन को, साथ के साथ उसके नाइबर्स की, जो इस जियोग्राफिकल स्पेस में नाइबर्स होते हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जो आर्क नोड डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो आर्क होता है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है आर्क का। तो ये जो पॉलीगन हम बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट पॉलीगन, इसके अंदर देखिए आर्क के अंदर जो है आर्क है वो हमारे पास 1 जो आपको दिख रही है ये आर्क है, और इसके अंदर 2 नोड हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स जो बोलते हैं, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वो N1 और N2 नोड हो गए, फ्रॉम और टू, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर ख़त्म है। उसके बाद हमारे पास है PL क्या है, लेफ़्ट पॉलीगन। तो हमारे पास लेफ़्ट पॉलीगन हो गया A, क्योंकि हमारे पास फ्रॉम और टू, अगर आप देखोगे तो ये जो डायग्राम है वो हमें सीधा दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन है ये फ्रॉम और टू। फ्रॉम कहाँ से, 1 से 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है। अब आप इस डायरेक्शन में खड़े होकर देखोगे N1 से N2 की डायरेक्शन में, तो आपके लेफ्ट साइड क्या पड़ेगा, A पॉलीगन पड़ेगा, और जो B पड़ेगा वो राइट साइड पॉलीगन। तो हमारे पास राइट पॉलीगन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, XY और N2 के XY। तो ये N1 N2 क्या है, ये हमारे पास कोड्स हैं इसके, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, नोड्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में। तो ये एक आर्क फाइल है, जो डेटा है हमारे पास पूरा कैसे स्टोर कर रहा है उस हिसाब से बता रखा है। टोपोलॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर कैसे स्टोर होता है वो बता रखा है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें स्टार्ट और फ्रॉम मीन्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, N1 से N2 के लिए। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, N1 के कोऑर्डिनेट्स, N2 के कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है हमारे पास आर्क है। तो हमारे पास ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्क है किसी भी पॉलीगन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इट इंक्लूड्स द आर्क नंबर ऑफ द नेक्स्ट कनेक्टिंग आर्क एंड द पॉलीगन नंबर, डेट इज A लेफ्ट पॉलीगन, B राइट पॉलीगन। द आर्क फॉर्म्स एरियाज और पॉलीगन। आर्क क्या फॉर्म करता है, एरियाज और पॉलीगन्स। एंड द पॉलीगन आइडेंटिफायर नंबर इज द की फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए पॉलीगन। तो रिकंस्ट्रक्ट ऑफ पॉलीगन के लिए आर्क जो है मेथड यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब आर्क जो है उसको डिवाइड कर देता है और एरिया जब पॉलीगन के फॉर्म में डिवाइड करता है। सम इम्पोर्टेंट वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर सच एज टोपोलॉजिकली इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक एनकोडिंग एंड रेफरेंसिंग, टाइगर एंड कवरेज डेटा स्ट्रक्चर। तो इनके जो भी टोपोलॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी 2 टाइप्स हैं, टाइगर और हमारे पास कवरेज डेटा स्ट्रक्चर। तो टाइगर की फुल फॉर्म भी हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो इसलिए टोपोलॉजिकल इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक एनकोडिंग एंड रेफरेंसिंग। तो वो पहले देख लेते हैं होता क्या है। टाइगर के अंदर क्या है, इट इज़ एन अर्ली एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजी इन प्रिपेयरिंग जियो स्पेशियल डेटा क्रिएटेड बाई US ब्यूरो ऑफ सेंसस एज एन इम्प्रूवमेंट टू द जियोग्राफिक बेस फाइल डुअल इंडिपेंडेंट मैप एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर। दिस डेटा स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट वाज यूज्ड इन 2000 सेंसस बाई US ब्यूरो ऑफ सेंसस। ये इतना सब नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, सिंपल हम समझ लेते हैं कि टाइगर होता क्या है। इन द टाइगर डेटाबेस, TIGER डेटाबेस, पॉइंट्स आर कॉल्ड 0 सेल्स, लाइन्स 1 सेल्स एंड एरिया 2 सेल्स। तो हमारे पास जो पॉइंट होता है उसको हम
जीरो सेल्स कहते हैं, लाइन जो होता है उसको वन सेल्स कहते हैं, एरिया जो होता है उसको टू सेल कहते हैं। ईच वन सेल रिप्रेजेंट डायरेक्ट लाइन विच रिप्रेजेंट वन पॉइंट एंड एंडिंग एट अनदर पॉइंट। तो लाइन हमेशा किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी एंड पॉइंट पर ख़त्म होती है, तो उसको वन सेल कहते हैं, लाइन को वन सेल कहते हैं। द लाइन कंप्राइज बोथ साइड्स ऑफ द डेटा और ईच टू एंड जीरो सेल शेयर of the information of the one cell associated with it. The main advantage of this data structure is that the user can easily identify an address on either the right side or left side of the street or road. तो इसके अंदर क्या है, मेन चीज़ याद रखना है कि टाइगर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सिंप्लिसिटी क्रिएट करने के लिए है कि हमारे पास डेटा को सिंपल फॉर्म में स्टोर किया जाए, सिंप्लिसिटी के लिए स्टोर किया जाता है डेटा। और उसमें क्या है, हमारे पास पॉइंट्स को जीरो सेल से, लाइन को वन सेल से और एरिया को टू सेल से। अब जो भी हमारे पास लाइन होती है वो स्टार्टिंग वन पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पे एंड होती है। तो हमारे पास जो लाइन डेटा कैरी करती है वो लेफ़्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी, दोनों साइड का डेटा को वो कैरी करती है। जिसके अंदर हमारे पास अब पॉइंट्स क्या है, हमारे पास पॉइंट्स है हमारे पास जीरो सेल्स और एरिया अपने पास टू सेल्स। तो ये जो एरिया और पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन क्या है उसको शेयर करते हैं वन सेल की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इससे एडवांटेज क्या है हमारे पास कि ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि लेफ़्ट साइड कौन सी चीज़ें हैं और राइट साइड कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अभी डायग्राम में देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे टोपोलॉजी इन टाइगर डेटाबेसेस, अब हमारे पास क्या है कि ये जो लाइंस है वन एंड टू, सॉरी ये हमारे पास ये लाइंस हैं, इनको हम क्या कहेंगे, वन सेल कहेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास जीरो सेल्स होंगे। और जो एरिया है वन और टू ये हमारे पास टू सेल्स होते हैं। तो जनरली इससे ये अगर हम ई बी की जो वन सेल की लाइन है उसके लेफ़्ट साइड में क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सा पॉलीगन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो इन्फॉर्मेशन ये कैरी, और राइट साइड में क्या क्या है। तो एक जनरली लाइन से रिलेटेड हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती है, पॉइंट्स भी आ जाते हैं और एरिया भी आ जाता है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन को कैरी करके चलता है और उसको डिफ्रेंशिएट करना और जो भी क्वेरी एनालिसिस होती है वो भी ईजी हो जाती है। तो टाइगर डेटाबेस का कुछ भी नहीं है, बस एक टाइप्स है हमारे पास टोपोलॉजिकल का ही। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, कवरेज डेटा स्ट्रक्चर। कवरेज डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कवरेज डेटा स्ट्रक्चर was practiced by many GIS companies like ISRI in their software packages in 1982 to separate GIS data from CAD, computer aided design. A coverage data structure is a topology based vector data structure that can be a point, line और polygon coverage. ऑब्वियसली हमारे पास ये जो टाइप है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर का, और टोपोलॉजिकल किसका है, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर का। तो ये जनरली किसके लिए हमारे पास होता है, कवरेज डेटा स्ट्रक्चर वो वेक्टर डेटा के लिए होता है, जो हमारे पास डेटा को किस फॉर्म में सेव करता है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन कवरेज के लिए। ए पॉइंट इज ए सिंपल स्पेशियल क्वांटिटी। हर एक पॉइंट की क्या है, जनरली किसी भी पॉइंट का देखो तो उसका स्पेशल इन्फॉर्मेशन मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स। तो एक पॉइंट का सिंपल स्पेशल एंटिटी है विच कैन बी रिप्रेजेंट विद द टोपोलॉजी। द पॉइंट कवरेज डेटा स्ट्रक्चर कंटेन्स फीचर्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स एंड पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास उसका क्या है कि ये पॉइंट्स का नंबरिंग, ए पॉइंट है या फिर बी पॉइंट है, मीन्स उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसके साथ साथ उसके पास बस एक इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन पॉइंट के पास, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल A24 मीन्स हमारे पास कोई भी पॉइंट्स है उसका आइडेंटिटी ए हो गई और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या 24 हो गए। डेटा स्ट्रक्चर ऑफ लाइन कवरेज। लाइन कवरेज क्या क्या है डायग्राम में समझा रखे हैं मैंने, इसके बाद अभी नीचे क्या फिगर्स आएंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको वेक्टर डेटा क्या होता है और कवरेज डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज होता है बस वो देख लीजिए। बाकी जो जितने भी टर्मिनोलॉजी इसमें जो आपको समझ नहीं आएंगी वो सब अभी फिगर में आपको क्लियर हो जाएंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड द नोड, एफ नोड, एंड वेयर इट एट एंड्स टू नोड इज कॉल्ड टी नोड। तो कोई भी लाइन है उसके दो नोड है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को एफ नोड कहते हैं और जहाँ पर वो खत्म होता है उसको टी नोड कहते हैं। द आर्क नोड लिस्ट रिप्रेजेंट द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नोड्स एंड अदर पॉइंट्स वर्टिसेज डेट जनरेट विद ईच आर्क। तो हमारे पास इसमें क्या नोड्स की इन्फॉर्मेशन तो होती है, उसके साथ जितने भी वर्टिसेज होते हैं उसके अंदर या जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी भी कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो ये वर्टिसेज क्या होता है वो भी डायग्राम में भी पता चल जाएगा, फिगर में आप देख सकते। मीन्स वर्टिसेज का मतलब है कि अगर कोई भी लाइन चल रही है आपकी, जैसे मूव करिए
और ये तो हमारे पास पता है कि पॉइंट्स टू पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, और फिर यहाँ से हमारे पास कोई लाइन ऐसे मूव कर रही है और फिर ऐसे करके पूरा ये, तो ये हमारे पास ये क्या है, वर्टिसेज है। मीन्स ये पॉइंट्स नहीं है, वर्टिसेज है कि उसका टर्निंग पॉइंट क्या है, और उनके कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन भी लाइन के अंदर साथ में अवेलेबल रहती है। तो वही बता रहा है कि कोऑर्डिनेट्स के जो वर्टिसेज होते हैं, अदर पॉइंट्स होते हैं, उनकी भी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन लाइन के साथ रहती है। फॉर एग्जांपल आर्क सी कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स कंप्राइजिंग एफ नोड, टी नोड एंड वर्टेक्स एट 5 2। तो आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर नीचे जो फिगर है वो आपको समझा दूंगा, और फिर वापस इसमें इस जगह पर लेकर आऊँगा जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीगन्स एंड आर्क्स। Arcs and their left and right polygons, left poly, right poly list, and the nodes and vertices arc coordinate list. Polygon A is created with the arcs A, B, G, H. Polygon C surrounded by a polygon A is an isolated polygon and consists of only one arc, that is 8. O is the universal polygon which covers outside the map area. Arc A is directed line from node 1 to node 2 and has polygon O as the polygon on the left and polygon A as the right polygon. The common boundary between two polygons OA is stored in the arc coordinate list once only and is not duplicated. तो अभी मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, तब आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, डेटा कवरेज, जो कवरेज डेटा स्ट्रक्चर है वो 3 के लिए होता है। वेक्टर डेटा के लिए होता है, तो वेक्टर मतलब कि एक तो पॉइंट कवरेज डेटा होगा, उसके बाद हमारे पास लाइन डेटा कवरेज होगा, और उसके बाद हमारे पास पॉलीगन डेटा कवरेज होगा। तो हम तीनों चीज़ देख लेते हैं। पॉइंट डेटा कवरेज में मैंने आपको बताया था कि ये जनरली क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, एक तो आइडेंटिटी कैरी करता है और उसके साथ हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स कैरी करता है। तो ये हमारे पास पॉइंट डेटा है, पॉइंट लिस्ट है, उसके पास 2 चीज़ें होंगी, एक पॉइंट आईडी होगी और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट्स है, बी का कोऑर्डिनेट्स है और सी का कोऑर्डिनेट्स है। तो ये हमारे पास पॉइंट डेटा को इस स्ट्रक्चर में कैरी कर स्टोर करता है। फिर हमारे पास क्या है, लाइन कवरेज डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जैसे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट्स का इन्फॉर्मेशन रहेगा हमारे पास, जो भी नोड्स है हमारे पास, स्टार्ट और एंड नोड। स्टार्ट नोड से हमारे पास एफ नोड, मीन्स उसकी डायरेक्शन पता चल जानी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास एफ नोड हमारे पास क्या है, ए लाइन के लिए, ये हमारे पास आर्क आईडी या फिर लाइन है। ये हमारे पास आर्क आईडी होगी ए, जिसका एफ नोड है 1 और टी नोड है 2, मीन्स स्टार्ट हो रहा है 1 से और 2 तक जा रही है। फिर हमारे पास बी की है, वैसे सी, जितनी भी हमारे पास आर्क्स होंगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास ये टेबल बनती है लाइन कवरेज डेटा स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स नोड की आर्क नोड कोऑर्डिनेट लिस्ट बनती है। फिर उसके बाद हमारे पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेज होते हैं, उनके जो भी नोड और वर्टिसेज होते हैं उनकी कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास लाइन ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई और डी हो गई। अब इसके अंदर नोड की इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास जो लाइन ए है उसके कोऑर्डिनेट्स जनरली एक्स वाई, मीन्स ये वाला नोड और ये वाले नोड की इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद बी है, बी की हमारे पास 2 नोड और 3 नोड की हो गई। उसके बाद हमारे पास है सी जो है, अब देखिए सी के अंदर आपको 2 वर्टिसेज मिलेंगे, एक ए और एक ए। तो उन 2 वर्टिसेज की भी कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन लाइन कैरी करके चलता है। तो सी के अंदर हमारे पास 2 नोड्स हैं और 2 वर्टिसेज की इन्फॉर्मेशन हो गई। और डी के अंदर हमारे पास क्या सिर्फ 2 नोड्स हैं, तो उन 2 नोड्स के कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये ऐसे डेटा को सेव करता है बहुत सिंप्लिसिटी फॉर्म में। तो ये लाइन डेटा कवरेज हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगन को भी ब्रेक करेंगे। पॉलीगन को ब्रेक कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉलीगन्स क्या है, लाइन से बनता है या फिर आर्क से बनता है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, जो सबसे पहले टेबल बनती है वो हमारे पास बनती है कि कौन कौन से पॉलीगन्स है। जैसे ए पॉलीगन है, उसके बाद हमारे पास बी पॉलीगन है और हमारे पास सी पॉलीगन है। मीन्स पूरा जो है वो ये सी पॉलीगन है। मीन्स ए पॉलीगन फिर कैसे बन रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले ये टेबल बनेगी हमारे पास, पॉली आईडी ए बी सी, 3 पॉलीगन है, एक ए पॉलीगन है, एक ए पॉलीगन है और एक ये पॉलीगन है। तो 3 पॉलीगन हो गए हमारे पास ए बी सी। अब ए पॉलीगन किससे बन रहा है,
हमारे पास जो नोड्स की इन्फॉर्मेशन होगी, मीन सॉरी आर्क की आईडी होगी, लाइन की आईडी होगी मतलब। तो आर्क आईडी किस किस से बन रहा है, हमारे पास ए लाइन से, बी लाइन से, जी लाइन से, एच लाइन से, और फिर वापस आई लाइन से। इसके अंदर अब जो आर्क आईडी है और पॉली आईडी है, तो इसके अंदर 3 पॉलीगन है, ए, बी और सी। अब जो सी पॉलीगन है वो हमारे पास आइसोलेटेड है, मीन्स ए पॉलीगन के अंदर के ही है, और वो सिर्फ एक ही आर्क को कैरी कर रहा है। देखा जाए तो हमारे पास आर्क आई जो है, ये पूरा आर्क आई है। तो आर्क आईडी उसके साथ पॉली आईडी, ए के जो ए पॉलीगन है उसके साथ क्या क्या लाइंस जुड़ी हुई है, या फिर जो भी आर्क उसके अंदर कौन कौन सी आ रही हैं, ए, बी, जी, एच, और अंदर की जो लाइन है आई लाइन। उसके बाद हमारे पास बी है। बी को देखा जाए तो हमारे पास जो पॉलीगन डेटा कवरेज होता है उसकी जो लिस्ट बनती है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास आर्क कौन कौन सा पॉलीगन कैरी कर रहा है वो है आर्क पॉलीगन लिस्ट है। उसके बाद हमारे पास जो भी आर्क के नोड्स हैं उनकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन होती है, और साथ के साथ तीसरी जो होती है वो होती है हमारे पास के जो आर्क नोड है, मीन्स लाइन्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड कौन कौन से पॉलीगन्स आ रहे हैं। तो ये तीनों टेबल उसके साथ बनती है। जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो आई है, जो आर्क आई है, वो एक ही आर्क है जो पॉलीगन सी को बना रही है, जो ए पॉलीगन के अंदर ही आइसोलेटेड है। तो वही चीज़ है हमारे पास पॉलीगन आईडी हमारे पास ए बी सी 3 पॉलीगन है, और ए जो बनता है वो ए बी जी एच आई, बी है हमारे पास सी डी ई एफ जी एच, और सी जो है हमारे पास सिर्फ एक आर्क आईडी से बन रहा है वो है आई। उसके बाद जो आर्क आईडी है उसके नोड्स, जो भी हमारे पास नोड्स हैं, एफ नोड, टी नोड मैंने जैसे लाइन में बताए थे, तो उनके कहाँ से स्टार्ट है उन कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन हर एक आर्क आईडी के साथ अवेलेबल होती है। तो जो भी लाइन हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट से बन रही है वो चलती है। जैसे अब हमारे पास आर्क आईडी आई है, अगर ये देखा जाए जो पॉलीगन सी बना रही है वो आई है, और इसके अंदर देखा जाए तो एक ही कोऑर्डिनेट है वो 8। तो उस कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अलावा क्या है हमारे पास 3 वर्टिसेज है, उन 3 की इन्फॉर्मेशन होगी। तो जितने भी उसके वर्टिसेज हो या फिर कोऑर्डिनेट्स हो, नोड्स हो, उनकी कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके अलावा क्या है हमारे पास जितने भी आर्क आईडी होती है उनके लेफ़्ट साइड और राइट साइड कौन सा पॉलीगन आ रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है। और जो बाहर का जो पॉलीगन है, मीन्स अंदर का तो ए पॉलीगन, सी पॉलीगन और बी पॉलीगन है, बाहर का जो पॉलीगन है आउटर पॉलीगन उसको ओ पॉलीगन माना गया है। तो जितनी भी ये जो ओ है लेफ़्ट पॉली में वो आउटसाइड वाला पॉलीगन है, और जो राइट साइड में जो पॉलीगन कवर कर रहे हैं वो आर्क आईडी के साथ अवेलेबल होते हैं। तो ये 3 लिस्ट हमारे पास टेबल फॉर्म में डेटा जो है स्टोर रहता है पॉलीगन के। जब हम पॉलीगन कवरेज डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो 3 टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है। तो अगर आप ये फिर से देखोगे साथ में, तो इसमें लिखा था कि पॉलीगन ए इज क्रिएटेड विद आर्क्स ए बी जी एच आई एंड पॉलीगन सी सराउंडेड बाय पॉलीगन ए। तो सी क्या है हमारे पास आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड पॉलीगन है ए के अंदर, एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आर्क है जिसका 8 है, और ओ जो है वो यूनिवर्सल पॉलीगन है विच कवर्स आउटसाइड द मैप एरिया। आर्क ए इज डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम नोड 1 एंड नोड 2 एंड हैज पॉलीगन ओ एज द पॉलीगन ऑन द लेफ्ट एंड पॉलीगन ए एज द राइट पॉलीगन। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ए पॉलीगन है, ये आउटसाइड है, ये हमारे पास 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये ए लाइन था। तो आप डायग्राम में देख लोगे जो नीचे अभी दिखाया था उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द कॉमन बाउंड्री बिटवीन 2 पॉलीगन्स ओ एंड ए इज स्टोर्ड इन द आर्क कोऑर्डिनेट लिस्टेड वंस, जिससे कि डुप्लीकेटेड डेटा स्टोर ना हो। ये चीज़ याद रखनी है कि डुप्लीकेट डेटा कोई स्टोर नहीं होता, एक ही बार डेटा स्टोर होता है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट था, कवरेज डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद जो अब हमारा आता है वो है हमारे पास नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद हमारे पास 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। और उससे पहले बस एक DBMS के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, और 3rd यूनिट के अंदर DBMS का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और कैसे डेटा स्टोर होता है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो।
जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।